A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your history class, chapter number 4, Mughal Empire. मुगल एम्पायर में क्या हुआ और कौन कौन से मुगल शासक थे, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. So here we are going to start the Mughal Empire, ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such diversity of people and cultures was extremely difficult task for any ruler for accomplish the Middle Ages. हमारी मिडिल एज को कंप्लीट करना, बहुत ही कल्चर को डिफाइन करना बहुत ही अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि ये जो क्वाइट कंट्रास्ट है, ये जो कंट्रास्ट है वो किसका मिक्सअप है? मुगल ने अपना एम्पायर बनाया और वहां पे एक बहुत ही कम पीरियड में बहुत ही अपनी हिस्ट्री को बनाया. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली. और 16th सेंचुरी में ही उन्होंने अपना क्या कर दिया, एम्पायर को आगरा से दिल्ली तक के बढ़ा लिया. अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल द ऑफ सब कॉन्टिनेंट. और उसके बाद उन्होंने अपने सारे सब कॉन्टिनेंट को, जो वहां आसपास के उनके एरिया थे, उन सबको क्या कर लिया, कवर कर लिया. तो दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटसाइड दैट रूल लिविंग इन पॉलिटिकल लीजेसी. पॉलिटिकल लिजेसी को चलाना इनके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक रहा, क्योंकि इनके जो सब कॉन्टिनेंट थे उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली द रेजिडेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर. ये जो रेड फोर्ट से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो कि किसका रेजिडेंस था? मुगल एम्परर्स का. Who were the Mughals? अब मुगल थे कौन? The Mughal were descendants of two great in lineage of the rulers from their mother's side. They were descendants of गंगीज खान, मतलब गंगीज खान थे. और मंगोल रूलर जो थे वो पार्ट्स ऑफ चाइना और सेंट्रल एशिया में उन्होंने कब्जा किया था. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सीजर ऑफ तिमूर, जो कि 1404 में जिनकी डेथ हो गई थी. द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. दिस वॉज बिकॉज गंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसर्स ऑफ इन्यूमरेबल pupil. It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughal were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each of ruler getting a picture made of Taimur and himself take a look of figure 2. हम फिगर 2 को देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा. जो देखो ये इस तरीके से इनका बनाया जाता था. ये तैमूर है, हिज डिसेंडेंट्स इन द मुगल एम्परर. ये डिसेंडेंट्स इनका मुगल एम्परर में था. इस तरीके से ऐसे पिक्चर्स को बनाया जाता था. अब ये क्या है? मुगल मिलिट्री एंड कैंपेन्स. बाबर जो था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था, जो कि कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक के था. वो सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फेरघाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old. वो कितने साल का था उस टाइम? सिर्फ 12 साल का. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. The Uzbeks, after years wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at the Panipat. They captured Delhi and Agra. Table 1 charts some of the major campaigns of the Mughals. Study it carefully. यहाँ पे टेबल 1 दिया हुआ है, हम उसको स्टडी करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. देखो बाबर जो था वो 1526 से 1530 तक के आया. उसने जो लड़ाई, ये आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसमें आपको पूरा मुगल एम्परर का वो मिल जाएगा. देखो बाबर सबसे फर्स्ट था. बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया. हुमायूं का बेटा था अकबर. अकबर का जो बेटा था वो कौन था? जहांगीर था. जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां था. ठीक है. शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, जो कि बहुत ही क्रूअल टाइप का राजा था. और औरंगजेब के बाद इसने इवन अपने पापा को भी वो कर लिया था,
क्योंकि इसको वो चाहिए था, इसको गद्दी चाहिए थी, इसलिए इसने क्या किया, अपने पापा को भी, शाहजहां को भी कैद कर लिया था। और औरंगजेब का जो बेटा था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर के क्या थे, वो लास्ट मुगल एम्परर थे, जो कि जिसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश शासनकाल स्टार्ट हो गया। द मुगल ट्रेडिशन एंड सक्सीजन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगेटेंट where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timur customs they followed by Mughal and Timuride custom of cooperacy, inheritance or other division of the inheritance among all the sons. Follow the highlighted passenger in table 1 and note the evidence of rebellions by Mughal prince. Which do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture and cooperacy? अब यहाँ पे जो था देखो, मुगल यहाँ पे जो मेन था ये क्या था, रूल ऑफ प्रीमोगेनेचर, मतलब ये क्या हुआ था कि उसके साथ जन्मजात चलते रहता था। ठीक है, ये लोग जन्मजात पे बिलीव नहीं करते थे, और वो लोग किस पे करते थे, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, इंस्टेड दे फॉलोड बाय मुगल ट्रिम्यूरेट कस्टम ऑफ द कॉम्प्रेसनी इनहेरिटेंस। मतलब उनको ये लगता था कि जिसमें भी योग्यता हो वो राजा बनना चाहिए। तो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर, मुगल के जो रिलेशंस थे वो कैसा था वो पढ़ेंगे हम लोग। तो टेक अ लुक एट द टेबल वंस अगेन। तो यहाँ पे फिर से आपको टेबल को फिर से देखने को बोल रहा है, जिसमें बताएगा कि यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल क्या करते थे, कैंपेन्ड करते थे तुरंत अपने जो उनके अथॉरिटी को नहीं लेता था उसके विरोध में। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली। मतलब वो लोग क्या करते थे कि यदि वो लोग पावरफुल हो गए ना, जब एक बार जीत जाते थे कोई भी सब कॉन्टिनेंट में, तो वो लोग क्या करते थे, अपने से ही आके इनसे मिल जाते थे। तो राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। इन लोगों ने क्या किया, राजपूत इसमें सबसे मेन थे। जो राजपूतों ने क्या किया कि अपनी बेटियों से शादी कर देते थे मुगल की, और उनको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती थी। द सिसोदिया राजपूत और मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। सिसोदिया और मेवाड़ ने रिफ्यूज कर दिया था इस अथॉरिटी को मानने से। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep the balance all the time. Look the table 1 again. Note the Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. मुगल ने क्या किया था, मुगल्स ने क्या, औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इंसल्ट किया था शिवाजी को जब वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे। What was the consequence of the insult? मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो अब हम पढ़ेंगे मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में। तो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड encompassed different regions of Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus and Turkish nobles. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghanis, Rajputs, Marathas and other group. Those who joined Mughal services were enrolled as मनसबदार। जो भी मुगल्स के अंदर में आ जाता था उसको वो लोग क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग पोजीशन और अ रैंक। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये तीन चीजें उनको प्रोवाइड की जाती थी, किसको, मनसबदार को, जो कि रैंक होता था, सैलरी होता था और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। Higher and zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdars brought his cavalrymen for review, got them registered, their horse branded and then received money to pay them as salary. Mansabdar received their salary as a revenue. रेवेन्यू को असाइन करने के लिए उनको क्या मिलता था, जागीर मिलती थी। और उसके बाद
इक्ता मिलता था, मतलब उसको क्या बोलते थे, समवॉट लाइक इक्तास, बट अनलाइक मुक्तिज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली reside in or administrator their jagirs. They only had right to revenue of their assignments which was collected to them by their servants while the, मतलब ये लोग अपने नौकरों से ही क्या करते थे, जागीर मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करवाते थे। ठीक है, मनसबदार्स themselves served some other part of the country. In Akbar's reign, this jagir were carefully assessed to their revenue were roughly equal to the salary of mansabdar. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case of the actual revenue collected was often less than granted sum. There was also a huge increases in the numbers of mansabdar, which meant a long wait before the received of jagir. Those who other factors created a shortage in other members of Jagir. As a result, many Jagirdars tried to extracted as much revenue as possible while they had at Jagir. Aurangzeb was unable to control this development in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. मतलब जो औरंगजेब जो था उसको क्या हुआ कि ये सब चीजों को वो मेंटेन नहीं कर पाया, और उसके बाद वो किससे पीड़ित रहने लग गया, ट्रेमेंडसली से। टर्मेंडेंसली मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक वो क्या होने लगा, परेशान होने लग गया। जब्त एंड जमींदार, द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम अवेलेबल इन मुगल रूलर्स वाज टैक्स, द प्रोड्यूस ऑफ प्रेजेंटली इन द मोस्ट प्लेसेस। मतलब ये लोग क्या करते थे, मुगल्स लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और उसी टैक्स से इनकी क्या होती थी, इनकम होती थी। तो यहाँ पे अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोडरमल कैरिड आउट ऑफ केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, मतलब प्राइसेस एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 years पीरियड। मतलब ये क्या करता था, टोडरमल जो था वो अकबर का एक वो था, रेवेन्यू मिनिस्टर था, और वही क्या करता था 10 years के पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे 1570 से 80, तो एक कल्टिवेटेड वो एक टाइम बनाता था जिसके अकॉर्डिंग टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। और इस डेटा में क्या होता था कि जो टैक्स फिक्स किया जाता था उसी को वो लोग पे करते थे। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको क्या बोला जाता था, जब्त बोला जाता था। ठीक है, इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. और ये कहाँ पे पॉसिबल नहीं था, गुजरात और बंगाल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इन सम एरियाज ऑफ जमींदार एक्सरसाइज्ड a great deal of power. The explosion of Mughal administrators could drive them rebellion. Sometimes zamindars and peasants of their some cases caste allied the rebelling against the Mughal authority. This peasants revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. अब अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर ने एक ऑर्डर दिया अपने क्लोज फ्रेंड को, जो कि कौन था, अबुल फजल, कि अपनी हिस्ट्री को वो लिखे, उसकी हिस्ट्री को वो लिखे। तो उसकी हिस्ट्री का नाम क्या था, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स सेंसेटर्स ऑफ, सेकेंड वॉल्यूम रिसेंट व्हेन अकबर्स रीजन, द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी। In deals of administration, household, army, the revenue and the geography of his empire, it also provides rich details. मतलब इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें बताया गया है कि अकबर का जो शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही तरीके से चल रहा था, और उसमें बहुत ही ज्यादा क्या थे, रिच था वो। मतलब उसमें इसमें क्या था कि थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, prices, wages and revenue. A closer look of Akbar's policies. अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था। सूबास governed by a सूबेदार who carried out both political and military functions. Each provinces also had a financial officer or diwan for the maintenance of peace order in these provinces. The सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। जो सूबेदार होता था उसको दूसरे ऑफिसर्स लोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। सच एज मिलिट्री पेमेंट्स, बुक्शिल मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोन्स, मिलिट्री कमांडर्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर्स। नूरजहां's influence in Jahangir's court. मेहरनिसा मैरिड टू एम्परर जहांगीर। यहाँ पे बताया गया है कि जो नूरजहां थी वो कैसे वो करती थी, शासन काल में जहांगीर के साथ पूरा भागीदारी निभाती थी। तो जो मेहरुनिसा थी वो एम्परर जहांगीर से उनकी शादी हुई और उनको टाइटल मिला नूरजहां का। तो लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, वो राजाओं के साथ बहुत ही सपोर्टिव थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक्स सिल्वर कॉइन्स bearing
his own titles on one side, on the other inscription is struck in the name of Queen Begum Noor Jahan. इवन उन्होंने क्या किया था, एक वो बनवाया था जिसमें एक तरफ में शाहजहां का नाम, जहांगीर का नाम लिखा होता था और दूसरी तरफ में नूर जहां का नाम लिखा हुआ था. कमांड ऑन हर मोस्ट सब्लिम द 11th मैजेस्टी नूर जहां प्रदेश पादशाह बेगम. The round seal states, by the sum of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. They Noor Jahan Padshah be the lady of the age. Akbar's nobles commanded large armies had access to large amounts of revenue, while they were loyal and empire functioned efficiently. But by the end of 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. मतलब क्या हुआ, बाद में जहांगीर ध्यान नहीं दे पाए और ऑटोमेटिकली उनका जो वो था, जो शासन काल था, उसमें चीजें क्या हो गई, उनके हाथ से निकलते गई और उसके बाद वो कमजोर हो गया. While Akbar was Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. ये 4 लोगों के साथ मिलके अकबर क्या करते थे, धर्म के बारे में डिस्कशन करते थे. और उसके बाद उन्होंने एक इबादत खाना बना के भी रखा था जहाँ पे सारे रिलीजन के लोग सोशल कस्टम्स को अपने अलग अलग लोग आके क्या करते थे, मानते थे. अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रिलीज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. This eventually led Akbar's the idea of Sultani Kul और यूनिवर्सल पीस. उसके बाद इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल पीस का आइडिया निकाला और टॉलरेंस किया, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिलीम. इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, हॉनेस्टी, जस्टिस, पीस. मतलब इन्होंने जस्टिस, पीस और ईमानदारी को क्या बताया, इसके एथिक्स बताए. एथिक्स मतलब नैतिकता. ठीक है. अब Abu Fazl helped Akbar in framing vision of governance should around this idea of Suli Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. ये दोनों ने ही जहांगीर और शाहजहां दोनों ने ही सुले कुल को के प्रिंसिपल्स को माना था. ये सुले कुल का प्रिंसिपल दिया हुआ है. जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड एज फादर पॉलिसी. इसमें वर्ड्स में बताया गया एज इन द वाइड एक्सपेंशन ऑफ द डिवाइन कंपोजिशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस. मतलब सभी फॉलोअर्स, जो रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक रूम बनाया जाएगा. और इसमें इंपीरियल डोमिनेंस विच ऑफ ऑल साइड्स वेयर लिमिटेड ओनली बाय द सी. देयर वाज रूम ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ ऑपोजिट रिलीजन एंड फॉर बिलीव्स गुड एंड बैड, एंड द रोड टू intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque and Christians and Jesus in the church to pray. He constantly followed the principle of universal peace. ये लोग यूनिवर्सल पीस को फॉलो करेंगे जहाँ पे सिया सुन्नी भी एक साथ बैठ के इबादत करेंगे और क्रिश्चियंस लोग भी चर्च में एक साथ बैठ के प्रेयर करेंगे. नाउ द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर. हम पढ़ेंगे कि अब 17th सेंचुरी और उसके बाद जो मुगल एम्पायर था उसका क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. तो द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth. But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side. With the greatest opulence, the inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan reason inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in numbers. मतलब 445 ही जो थे वो क्या थे, मनसबदार बचे थे 8000 में से. ये एक स्मॉल नंबर था जो कि 5.6% ऑफ द टोटल नंबर मनसबदार बचा था. द मुगल एम्परर्स एंड द मनसबदार्स स्पेंड अ ग्रेट डील फॉर देयर इनकम एंड सैलरीज एंड गुड्स एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशियन. मतलब इस टाइम पे ये लोग बताए, जितने लोग भी उस टाइम विजिट करने आते थे ना, वो लोग ये बताते हैं कि भारत उस टाइम बहुत ही ज्यादा क्या था, वेल्थी था, क्योंकि जो मुगल एम्परर बहुत ही अच्छे से इसको चला रहा था. इसके बाद द मुगल एम्परर्स एंड
This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment. In the hands of the primary producers, the peasant and the artisans, the poorest among them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers, profited in the economic world. The enormous wealth and resources commanded, मतलब ये जो मुगल इलाइट मेट था उसमें क्या हुआ कि बहुत ही पावरफुल ग्रुप बने 17th सेंचुरी के आखिरी में, एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लीन, और उसके बाद जो धीरे से क्या कर दिया गया, मुगल एम्परर को डिक्लीन कर दिया गया, और उसके जो नौकर थे उन्होंने ही अपने पावर उसको क्या किया, चलाना चालू कर दिया. दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डेंसिटीज एंड हेल्ड कमांड प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध, ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज इन मुगल एम्परर इन दिल्ली एज द मास्टर. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके गुलाम थे वही लोग क्या बन गए कि राजा बन गए. वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10, और हम इसके बारे में आगे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. तो चलो, सो एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे. आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, किंग्स एंड क्वींस. ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय.